हेलो स्टूडेंट्स, समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज कवर अप कर रहे हैं। और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडिया ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? तो मैडम कामा ने इंडिया का जो तिरंगा झंडा था वो पहले कहाँ फहराया गया था सबसे पहले? तो मैडम कामा ने जो तिरंगा फहराया था वो कहाँ फहराया था? वो स्टटगार्ड में फहराया था। स्टटगार्ड कहाँ पे है? जर्मनी में है। आपको पता होना चाहिए, स्टटगार्ड जर्मनी। तो यह करेक्ट आंसर है आपका, स्टटगार्ड जर्मनी। इसको मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड? रविन्द्रनाथ टैगोर कौन से साल में मरे थे? तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती है हमारी, तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे, तो इनका ये कब इनका जन्म हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। तो अब देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो डेथ ईयर है वो कौन सा है? 1941। ठीक है, 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1917 और 1918? गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा देखते हैं। गांधी जी हिंदुस्तान वापस कब आए थे? 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी में आए थे। ईयर क्या था आपका? 1915। ये पता होना चाहिए। और इसी दिन को एज अ प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ये पता होना चाहिए आपको, प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, इस रूप में मनाया जाता है। और जैसे जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कई बार हम लोग इस दिन को इस दिन में बाहर के लोगों को, मतलब कई चीफ चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। तो जिस साल भी अगर हमने कहीं से बाहर से इनवाइट करा है तो वो उस साल के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1917 और 18? तो किसने पार्टिसिपेट किया था? अहमदाबाद। जैसे ही अहमदाबाद का नाम आता है तो क्या याद आना चाहिए? हाँ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो मिल स्ट्राइक किसके लिए होती है? ऑब्वियसली मिल वर्कर्स के लिए, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप में क्या है? कल्टीवेटर क्लास, कृषक नहीं, कृषक नहीं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यस। पब्लिक ऑब्वियसली नहीं, मिडिल क्लास नहीं। तो आंसर क्या है आपका? अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हुई थी जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर से उन्होंने कहा था कि आप सत्याग्रह शुरुआत करिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन सबसे पहली मर्तबा किसने किया था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। द आंसर इज, आप लोग बताओ जरा थोड़ा सोच करके। आंसर इज विलियम जोन्स। ठीक है, आंसर इज चार्ल्स विकिंस। आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंगम। और आंसर इज जॉन मार्शल। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कौन हो सकता है? जरा दिमाग में जोर डालिए और सोचिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैम विलियम जोन्स आपने भी बताया। तो बच्चों, मैंने बताया नहीं है। फाइनल आंसर सोच लिया आप लोगों ने? थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। आई थिंक कंफ्यूजन होती है तो विलियम जोन्स और चार्ल्स विकिंस में हो जाती है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज, एक बार मैं येलो से मार्क कर देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो द करेक्ट आंसर इज हमारा चार्ल्स विकिंस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर कंफ्यूज हो गए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब तैयारी में थोड़ी सी कमी है और आपको तैयारी में जोर पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है, अब महात्मा गांधी की जिंदगी के बारे में फिर से जिक्र हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था, महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया वापस? तो 9 जनवरी में वापस आए थे। ईयर क्या था? 1915 था। ओके, अब जब वो इंडिया वापस आते हैं 1915 में, ना 1915 में इंडिया वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब 15 के बाद वो ऑब्वियसली अफ्रीका में बहुत कुछ सीख करके आए हैं। ठीक है, और अफ्रीका में इतना कुछ सीख करके आए हैं कि अब वो हिंदुस्तान में भी अप्लाई करेंगे। उन्होंने काफी कुछ सहा भी था अफ्रीका में। तो देखो, 1915 से वापस आने के बाद 1916 में वो पूरे भारत का दौरा करेंगे, पूरा हर जगह विजिट करेंगे और हर चीजों को बहुत ही, मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे, सारी सिचुएशन इंडिया की क्या है, कैसी है। ठीक है, तो और उसके बाद
ये बैक टू बैक ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या है? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सारे सीक्वेंस हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो, सबसे पहले आते ही गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह। जो सीक्वेंस है हमारा, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या करेंगे? वो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन लास्ट में होती है 1919 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉरी, 1919, 1920, 1919 में खिलाफत करेंगे, और खिलाफत के बाद वो जो है नॉन कॉपरेशन में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन से मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल, यानी कि आपको क्रोनोलॉजी यानी कि बतानी है, कालानुक्रमित क्रम बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मतलब एक कानून तोड़ा था उन्होंने, जिसको क्या कहा गया था? कौन सा कानून था वो? सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था। अब ये कहाँ से शुरुआत होती? तुमने क्या कहा था? डांडी मार्च करूंगा मैं, ठीक है। क्या कहा था हम लोग? सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कैसे करेंगे? डांडी मार्च करके करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली, तो शुरुआत कहाँ? अब देखना, कुछ बच्चे ना सीधे 1930 देकर के डांडी मार्च कर देते हैं, लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है स्टार्टेड। तो स्टार्टेड क्या हो जाएगा? शुरुआत कहाँ से करी गई? तो शुरुआत करी गई है साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ कभी कभी हमें ऐसे आसान क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रेशर की वजह से गलत नहीं करना है। दादा भाई नौरोजी वॉज फॉर्मली नोन एज, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो देखो, ये पता चल गया ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था? ठीक है, हु वाज नोन एज गुरुदेव। पंजाब केसरी किसको कहते थे? तो ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब ऑप्शन में दे रखा है, तो आप लोग जरा बताना मुझे कि गुरुदेव किसको कहते थे, पंजाब केसरी किसको कहते थे, ठीक है। अ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज बंगाल रीयूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय इंडियंस, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो विभाजन हुआ था 1905। अब जैसे ही बंगाल को देखा, यूनाइटेड देखा, तो तो क्या कहते हैं, यूनाइटेड देख लिया और बंगाल देखा, प्रोटेस्ट देखा, तो बच्चों को 1905 ही याद आ जाता है, ठीक है। पर पूछा गया, क्या कहा गया है कि विभाजन नहीं है, उसको दोबारा जोड़ा कब किया गया, एकीकरण कब करा गया? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा 1911, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1905 क्या है? गलत है। ऑप्शन करेक्ट क्या है आपका? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इम्पोर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंट जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। यानी कि जो जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था, इतनी महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। इसके टाइम पे मतलब किस कौन से इंसिडेंट की बात हुई? तो जैसे जलियांवाला बाग आया, आपके दिमाग में कौन सी डेट आनी चाहिए? 13 अप्रैल 1919, सीधे ये स्ट्राइक होना चाहिए। जिन बच्चों का स्ट्राइक नहीं हो रहा है वो घबराए नहीं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से तैयारी करेंगे, और सब कुछ एक साथ हासिल करने की कोशिश नहीं करिए। एक एक करके टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए। जैसे अब जलियांवाला बाग पढ़ा है, तो जलियांवाला के बाग के आगे पीछे जो भी इंसिडेंट हुए, क्यों हुआ जलियांवाला बाग, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप हमारे समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको, जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले, जो आने वाले जो भी चांसेस हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, और ये सब आपको याद करवाया जाएगा। तो आप भी जुड़िए आज हमारे साथ। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं विच इंपॉर्टेंट इवेंट, तो कौन सा इवेंट हुआ था जलियांवाला बाग के पहले? तो अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन अभी बोला मैंने आपको कि 1920 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को पास किया गया था, जिसकी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग वहां पे इसके खिलाफ, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट इसका आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या है, कैसे है, इसके बारे में आप हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, which among the following divided the political responsibilities and the commerce related issues of the company? तो अब ये कंपनी के जो कुछ एक्ट्स थे वो बताए जा रहे हैं। इनमें से कौन सी मतलब कौन से राजने सॉरी इनमें से कौन सी एक्ट के द्वारा जो राजनीतिक जिम्मेदारियां और वाणिज्य से संबंधित विषयों को अलग कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन में आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, और इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। तो द करेक्ट आंसर इज, सोच लिया आप लोगों ने? करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ बरदोली सत्याग्रह गेव राइज टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो जहां पे भी अब देखो बरदोली सत्याग्रह देखोगे आप, तो बरदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ये याद आना चाहिए। और देखो अब ये है ही, यही मैंने बता ही दिया आंसर, तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैडम सरदार पटेल। ठीक है, बरदोली सत्याग्रह के बारे में डिटेलिंग्स में देखेंगे। तो बरदोली जो सत्याग्रह थी ये 1928 के आसपास हुई थी। कहाँ पे? बरदोली, गुजरात में। और इस लीडर लीडर के जो हमारे लीडर चुने गए थे इस मूवमेंट के, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उस टाइम पे ये किस नाम से जाने जाते थे? वल्लभ भाई पटेल से। और इसी मूवमेंट के बाद इनका जो टाइटल था, क्या टाइटल दिया गया था? सरदार टाइटल दिया गया था। और सरदार टाइटल को देने वाला कौन था, कौन कह रहा था इनको? तो महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, तो इन्होंने इनको सरदार टाइटल मिला था, इसलिए इस मूवमेंट के ये लीडर थे। ठीक है, और इस सत्याग्रह का जो बरदोली सत्याग्रह था, इसका मेन रीजन क्या था? तो हम सब किससे परेशान थे? हर जगह ब्रिटिशर्स द्वारा जो हाई हाई टैक्स चार्ज करे जाते थे, तो लोगों ने इसके खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च किया था, करा था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, और ये टैक्स के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है? सरदार पटेल, पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following was not a member of cabinet mission that came to India in 1946? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो इनमें से कौन मेंबर नहीं था उसका? तो देखो, अब देखो, लॉरेंस पेथिक थे, स्टेफन क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, साइमन नहीं थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जॉन साइमन। नेक्स्ट, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह टुक प्लेस? भगत सिंह का जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? तो डेट देखो कितनी जबरदस्त दे रखी है। अगर आपने 1932 याद करा है तो वो ऑप्शन में नहीं है, सारे के सारे 1931 में है। अब देखो, मार्च में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, मार्च 23 में हुआ था, या मार्च 14 में हुआ था? ठीक है, तो 23 तो याद है सब बच्चों को। ठीक है, और आंसर क्या होगा आपका? 23 मार्च 1931। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो ऑप्शन ऐसे हैं, तो इसका मतलब कंफ्यूजन कितनी ज्यादा हो गई होगी बच्चों को एग्जाम प्रेशर की वजह से भी। तो इसलिए आपको सटीक एकदम याद रहना चाहिए 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया? यानी कि बाय विच एक्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, किसका गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इंडिया का। तो कौन सी एक्ट है, जरा बताएंगे? द एक्ट इज चार्टर एक्ट 1833। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? विलियम बेनेडिक्ट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। तो ये क्या कह रहा है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं तथा रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नामित मतलब नॉमिनेटेड सदस्य, दोनों में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में थोड़ा बोला था उन्होंने कि नॉमिनेटेड होंगे, है ना? तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट मूव करते हैं। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। हिंदी में देखते हैं। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, उसे ब्रिटेन से अलग समझौता करने का अधिकार होगा। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि निगोशिएशन वगैरह कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ओनली टू। तो इनमें से आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन मूव करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगैन फ्रॉम, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? किसी को याद है? दिल्ली मत कर देना बच्चों। ठीक है, दिल्ली तो हम गए थे, क्या बोला था? दिल्ली चलो। आज भी हर कोई भी हमारी प्रोटेस्ट होती है तो हम क्या कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर से, वो सॉरी पास से सीखा है ये, कि दिल्ली उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली जाकर के हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग दिल्ली गए थे, पर इतनी दूर से नहीं गए थे। हम सब कहाँ से गए थे? मेरठ से गए थे। पर उस टाइम पे मेरठ भी बहुत दूर था बच्चों, पैदल चलना ये सब बहुत बड़ा टास्क था इतने प्रेशर में। तो मेरठ से हम लोग दिल्ली गए थे। आज का टाइम नहीं है कि आपके लिए सीधे वो जो नई वाली जो मेट्रो और ये सब लॉन्च होने जा रही है,
तो वो वाला सीन नहीं है, बच्चे ये लोग पैदल गए थे उस टाइम पे और यहीं से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। दिल्ली जाके इन्होंने कहा था कि हम बहादुर शाह जफर को अपना मतलब मुगल एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर देंगे। तो दिस वाज द प्लान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। In the federation established by the Government of India Act of 1935, residuary power were given to। ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कहा था, संघीय ढांचे में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। ठीक है, तो आपको पता है ना, तीन तरह की शक्तियां होती हैं। ठीक है, एक आपका यूनियन, सॉरी हाँ, लिस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शेड्यूल 7 में अलग अलग लिस्ट है, यूनियन है, स्टेट है, कनकरेंट है। ठीक है, उसके बाद रेसिडुअरी पावर। तो उस टाइम पे भी रेसिडुअरी पावर थे, तो रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया था, ऑब्वियसली सबका। यहाँ पे आज के टाइम पे भी यूनियन के पास है, उस टाइम पे भी गवर्नर जनरल के पास थे। ठीक है, प्रोविंसेस से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ गवर्नर जनरल के पास वो ताकत थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ, सॉरी हाँ, बैटल ऑफ थर्ड बैटल होना चाहिए बेसिकली। हाँ ठीक है, थर्ड बैटल होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे थर्ड बैटल में इसका प्रिंट मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। तो बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी, 1761 में। किसके बीच में लड़ी गई थी, मराठास के बीच में लड़ी गई थी। और वर्सेस क्या था, जो सब लोग पढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली। अब देखो तुम लोगों ने क्या याद किया था, अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन की भावनाओं को देखिए, बच्चों या बच्चे याद करके आ रहे हैं अहमद शाह अब्दाली। और थोड़े बहुत जो पढ़ते भी हैं तो वो कहते हैं उनको मुगल्स भी एक उन्हीं के साइड थे। ठीक है, कई बार जो छोटे छोटे किंगडम्स के रूलर्स ये सब लोग इकट्ठा होकर के किसके खिलाफ लड़ रहे थे, मराठाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। अब मैडम तो ऑप्शन देख लेते हैं, मराठास वर्सेस और मुगल्स, तो ऐसा तो था ही नहीं, है ना। अभी हमने देखा मुगल्स भी उन्हीं के साइड थे। ब्रिटिश और मराठास ना, राजपूत और मुगल्स नहीं। और आंसर क्या है, अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो जो थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अहमद शाह अब्दाली जो थे वो, उनका अफगान ओरिजिन था। तो यहाँ पे क्या होगा, मराठास एंड अफगान। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी से ही हम लोग आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और जुड़े रहिए समग्र आईएएस के साथ। और ऐसी ही सीरीज को आप लोग फॉलो कर चाहने के लिए, आप लोग और चाहते हैं कि ये वीडियोस आती रहे, इसके लिए आप समग्र आईएएस को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।